ओके। तो लवणता क्या है? लवणता क्या है कि समुद्र में घुली हुई जो अशुद्धियां होती हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी सैलिनिटी कहलाती, लवणता कहलाती। ठीक है ना? डिजॉल्व द ऑल द इम्प्योरिटीज इन द सी इज कॉल्ड एज कंसिडर एज द सैलिनिटी। ये सैलिनिटी कहलाती है। समुद्र में बहुत सारी अशुद्धियां जुड़ी हुई हैं, घुली हुई हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी लवणता कहलाती है। प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि ये सैलिनिटी आई कहां से? मैंने कहा कि सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी वो है जो बहुत समुद्र में जो घुली अशुद्धियां हैं वो सैलिनिटी कहलाती, लवणता कहलाती। अब ये प्रश्न ये उठता है, काउंटर प्रश्न आपका होना चाहिए कि ये लवणता आई कहां से, है ना? तो लवणता आई कहां से, तो थोड़ा सा इसमें हम अब फोकस करेंगे लवणता कैसे आई। ठीक है ना? तो इसकी लवणता को जानने के क्रम में हमें ये थोड़ा जानना पड़ेगा कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ। जब समुद्र का जन्म पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सैलिनिटी कहां से आई। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ, क्या इसका इतिहास क्या, कैसे पूरे पृथ्वी में, पूरे हमारे ग्रह में सिर्फ, या हमारे जो सौर परिवार उसी में क्यों, पृथ्वी में सिर्फ जल क्यों पाया जाता है? ठीक है ना? एक तो हम इसका उत्तर देंगे कि सिर्फ हमारे ही ग्रह में क्यों पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो इतना विशाल काय क्यों पाया जाता है? आपको पता हो ना, 71% जल है, बाकी सब हमारा स्थल है। दूसरा इसमें यह ना कि लिक्विड में क्यों ज्यादा पाया जाता है, तो उसी के क्रम में हमें पता चलेगा कि जो सैलिनिटी है वो कैसे आ जाती है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। एक तो जो हमारा, हमने आपको बता भी चुके हैं, जो हमारा जो सौर परिवार है, जो सूर्य है, और सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं छोटे छोटे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अब ये सारे सारे रॉकी हैं, चट्टानी हैं। बाकी सारी कैसे हैं? गैस के बने हुए ग्रह हैं। सिर्फ एक यही एक 4 ग्रह हैं जो है, उनमें से सबसे देखा जाए पृथ्वी सबसे विशालकाय है। इन चारों में से सबसे विशाल कौन है? पृथ्वी है। तो एक तो कारण ये मिल गया कि पृथ्वी में ही सबसे ज्यादा क्यों जल पाया जाता है, तो उसकी वजह है कि पृथ्वी इन चट्टानी ग्रहों में सबसे बड़ी है। देखा जाए तो बृहस्पति बहुत बड़ा है, लेकिन बृहस्पति पृथ्वी वो गैस का बना है, किसका बना हुआ है? चट्टानों का बना हुआ है। तो इस वजह से चट्टानों में जल पाया जाता है। तो एक कारण पता चला कि पृथ्वी एक विशालकाय ग्रह है, अपने सभी चट्टानों ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है, पहला ग्रह। अब इसमें ये बात करते हैं कि अब इसमें जल आया कैसे। तो पृथ्वी ही इन चारों में पृथ्वी सबसे ज्यादा वो ग्रह है जिसके आंतरिक भूगर्भ में बहुत ज्यादा हलचलें हो रही। मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है, इसलिए मैं उस वाले लेक्चर को बहुत डिटेल में बताता हूं कि मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है बेसिकली 3 परतों से बनी है, लेकिन वो 3 परतों के अंदर भी अपनी अपनी परतें हैं। एक है कोर, है कोर के अंदर एक इनसाइड आउट है, मेंटल है, एक अपर एक लोअर मेंटल है, फिर एक एस्टेनोस्फीयर बताया था, दुर्बल मंडल बताया। हमने कहा था कि दुर्बल मंडल जो है उसी के ऊपर हमारा स्थल तैर रहा है, इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, वो सब उसके ऊपर तैर रहे हैं। तो उसको तैरने के क्रम में बहुत सारा मैग्मा जो है उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तो दूसरा कारण क्या है? एक तो पृथ्वी का विशाल का है, दूसरा पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचलें हो रही हैं, डिस्टर्बेंस, इनसाइड डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से मैग्मा बाहर ज्यादा निकलने का मौका मिलता है। तो तीसरा कारण क्या जो इसी से जुड़ा हुआ है, तीसरा कॉज क्या है कि जब भूगर्भिक हलचलें होती हैं तो उसी के दौरान ज्वालामुखी क्रियाएं भी बहुत होती हैं। तो पृथ्वी में आज भी ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही। पृथ्वी की जो आयु है 4.6 मिलियन ईयर्स एगो है, आयु जो है इतनी मिलियंस वर्ष है। तो इतनी मिलियंस वर्ष में लगभग लगभग लास्ट का जो 1.4 मिलियन ईयर्स है, इसमें सिर्फ ज्वालामुखी क्रियाएं ही हुई हैं। और जब इतने लाखों करोड़ों वर्षों से जब ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही तो बहुत ज्यादा अंदर का मटेरियल बाहर आता है। ज्वालामुखी में यही तो होता है, अंदर का मटेरियल बाहर आता है। जब अंदर का मटेरियल बाहर आता है तो उसी बाहर आने के क्रम में क्या होता है, ज्वालामुखी के अंदर की चीजें जो है बाहर लेके आ जाता है।
तो जब बाहर लेके आता है तो वो अंततः वो क्या होते हैं, चट्टानों में चला जाता है या समुद्र में चला जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही थी, जब ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, वो वोल्केनो वाली घटना घट रही थी, जब ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, जब ये ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी तो इस ज्वालामुखी क्रिया के होने से क्या था कि उसमें जल वाष्प भाप के रूप में निकला, और जब भाप के रूप में निकला और भी कैसी गैसें निकली, तो गैसें तो वहीं रुक गई, जिससे हमारे वायुमंडल का निर्माण हो गया। जो जल था, जल वाष्प था, ह्यूमिडिटी थी, वो बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में गिरता रहा, और उससे क्या हो गया, हमारे पृथ्वी में समुद्रों का निर्माण हुआ। तो जब बारिश हुई तो बारिश होने के क्रम में बहुत सारा जल स्थल का बह करके कहां आया, समुद्रों में आया। तो उससे क्या हुआ, घुल घुल करके अशुद्धियां कहां चलती जाती गई, समुद्रों में जाती गई। क्लियर है ना, सारी की सारी अशुद्धियां कैसे चलती गई, समुद्रों चली। कुछ ज्वालामुखी समुद्र के अंदर होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इंडोनेशिया और इनमें सब समुद्र के अंदर होते हैं। तो जब जब समुद्र के अंदर जो जैसे सुनामी आता है, सुनामी का मतलब ही है कि अंदर की भूगर्भ हलचलें हुई तो उससे आ गया। जब अंदर भूकंप, समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसका भी मैग्मा या उससे भी निकली हुई चीजें हैं अंदर ही रह जाती है समुद्र की, तो अशुद्धियां हो गई। बहुत सारे जीव जंतु भी मरते रहते हैं, उससे अशुद्धियां हो गई। ऐसे करते 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 इस इतने वर्षों में 4.5 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां घुल गई। यही वही अशुद्धियां हैं जो आज क्या कहलाती हैं, लवणता कहलाती है। क्लियर है ना। अभी इतनी बात समझ में आई कि लवणता क्या होता है और लवणता कैसी दुनिया में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में, इसको लिखाना है मुझे, ठीक है ना। नीचे समझ में आई कि नहीं समझ में, ठीक। थोड़ा सा आप डिटेल में करते हैं कि समुद्र में की जो लवणताएं हैं वो किसकी बनी हुई होती है। भाई उसमें तो किसी न किसी कंपोजिशन होगा, किसी न किसी से मिलकर के बनी होंगी। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि समुद्र में अशुद्धियां किस प्रकार की हैं। समुद्र का जब स्वाद लोगे तो पता चलेगा कि वो नमकीन है, खारा है। इसका मतलब नमक की मात्रा, सोडियम क्लोरीन की मात्रा इसमें ज्यादा है। फिर इसके बाद अन्य तत्वों की बात ज्यादा आती है। अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो खारापन कैसे है, या बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र में जो लवणता है वो किसकी बनी हुई है, वो ऐसा क्यों है, लवणता उसमें ऐसी ज्यादा क्यों है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें क्या, जब जब समुद्र का निर्माण हो रहा था, जब समुद्र का निर्माण हो रहा था, तो जब भाप ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी तो इससे गैस निकली थी, या कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर के क्या बना रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे थे। जब ऐसी गैसें बनती हैं, ये एक छोटा सा, ये वैसे देखा जाए H2SO4 बनता है, CO4 कर दिया जाए तो एक प्योर अम्ल हो जाएगा। वो कौन सा एसिड हो जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ बैटरी होती है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, अगर SO2 होगा, यहाँ SO2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये वाली जो चीजें बहुत जब हमारे वायुमंडल में आई, जब वायुमंडल में जब जल के संपर्क में आई तो ये एसिड रेन के रूप में गिरी। जब एसिड रेन के रूप में गिरी तो इससे लवणता ज्यादा अंदर गई। आज उतनी ज्यादा एसिड रेन नहीं होती है जितने पहले होती थी। सबसे पहले इसके जाने से तो बहुत सारी चट्टानें टूट टूट करके क्या हुए, जैसे मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये सारी चीजें पहुंच गई। और हुआ क्या, ये जो एसिड है, जो समुद्र के अंदर जो चट्टान पाई जाती है उसके अंदर की भी जो चट्टाने थी उनको पिघलाया, एसिड अम्ल थोड़ा सा पिघलाया। तो क्या हुआ कि समुद्र के अंदर जो क्लोरीन धातु में जो पाई जाती थी, जो आयरन है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, ये भी चूंकि ये एसिड है, इसने पिघलाया चट्टानों को, तो पिघल करके वो उसके कण जो है जल में जुड़ गए। ठीक है। तो ये पिघल करके क्या हुआ, लिक्विड के रूप में, जल के रूप में उसमें मिक्स हो चुके। अब अगर कहा जाए कि धातुएं भी हैं हमारे उसमें, मतलब
से भी हैं, सबसे ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पाई जाती है? ये समुद्र क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। जी हाँ, तो वो उनको अवशोषित करते हैं। डिजॉल्व मतलब घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रहते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे घुली हुई मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। जो आपको जानकारी होगी कि जब समुद्र की ज्वालामुखी क्रिया हुई थी तो सबसे ज्यादा क्या निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकली थी। लेकिन समुद्र अवशोषित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए आधी बहुत ज्यादा, आधी से ज्यादा मात्रा चली गई कहां पर, समुद्र में घुल गई। बाकी जो बचे तो हम पौधे लेने लगे, इसलिए वो बैलेंस हो गए, इसलिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बची, लेकिन बाकी सब डिजोल्व हो गए। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका H2O भी है, सल्फ्यूरिक भी एसिड है, कुछ मेटल भी हैं, मैग्नीशियम भी मिलेगा आपको, कैल्शियम भी मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, इस तरह की सारी धातुएं भी हैं इसमें। गैसें भी हैं तो कुछ धातुएं भी हैं, इससे सारी चीजें इसे समुद्र में चली गई। ठीक है ना? अब इतना कंप्लीट कर लो, बाकी कहानी हम आगे बताते चलेंगे ताकि चीजें आगे होती चली जाए। सैलिनिटी का लिखो, सैलिनिटी क्या होती है, लवणता क्या होती है। देखो, समुद्र में घुली हुई अशुद्धियां, समुद्र में घुली हुई अशुद्धियां सैलिनिटी कहलाती है। dissolved material of the ocean, dissolved material of the impurities in ocean is called as salinity. समुद्र में घुली हुई अशुद्धियां लवणता कहलाती हैं। ठीक है? आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, एक लाइन चेंज करके लिखना होगा। ये लवणता समुद्र में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पहुंची। यह लवणता समुद्र में ज्वालामुखी क्रिया के यह लवणता समुद्र में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान समुद्र में पहुंची। सौर परिवार में, आगे लिखिएगा, सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक विशालकाय ग्रह है। सौर परिवार में पृथ्वी एक विशालकाय ग्रह है। पृथ्वी एक विशालकाय ग्रह है जिसमें भूगर्भ में हलचलें जिसके भूगर्भ में हलचलें प्रायः क्रियाशील रहती हैं। ऐसे लिखिएगा, जिसके भूगर्भ में हलचलें प्रायः गतिशील रहती हैं। इसी के कारण भूगर्भ से ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बहुत सारे आंतरिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्रिया के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान आंतरिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। आंतरिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये आंतरिक पदार्थ
ये आंतरिक पदार्थ सर्वप्रथम गैस के रूप में रहे। और उसमें जलवाष्प भी मौजूद था। और उसमें जलवाष्प सर्वप्रथम ये गैस के रूप में रहे और उसमें जलवाष्प भी मौजूद था। मतलब जलवाष्प भी अभी गैस के रूप में है, H2 गैस के रूप में है। जैसे कोहरा, कोहरा और कुछ नहीं है, ये जल का गैस रूप था। जलवाष्प में रहा। एक निरंतर वर्षा के कारण एक निरंतर वर्षा के कारण एक निरंतर वर्षा के कारण समुद्र का विकास हुआ। समुद्र का विकास हुआ। विकास हुआ। सर्वप्रथम की वर्षा अम्लीय थी। सर्वप्रथम की वर्षा अम्लीय थी, जो लाखों वर्षों तक होती रही। सर्वप्रथम की वर्षा अम्लीय थी, जो लाखों वर्षों तक होती रही। अम्लीय थी, जो लाखों वर्षों तक होती रही। इस अम्लीय वर्षा के कारण समुद्र में अशुद्धियां घुल गई। अशुद्धियां समुद्र में घुल गई। अतः हम कह सकते हैं समुद्र में लवणता के स्रोत तीन प्रकार से हैं। अतः हम कह सकते हैं समुद्र में लवणता के स्रोत तीन हैं, तीन प्रकार के हैं। पहला लिख लो, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ज्वाला ज्वाला पहली लवणता कारण है ज्वालामुखी। दूसरा लिख लो, स्थल स्थल के घुलित पदार्थ का समुद्र में मिलना। स्थल का स्थल के पदार्थ का समुद्र में मिलना। तीसरा लिख लो, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीवों के अवशेष। अब लिखो, एक डालिए कंपोजिशन ऑफ सी, संगठन जो मैंने लिखाया था, संगठन।
हाँ, सॉरी हम समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे। हाँ, फैक्ट्रियों के द्वारा जो मोजेम्बिक बोलते हैं, उसका कारण है, उसको बोलते हैं मोजेम्बिक सिकनेस। उसमें पीलापन आ रहा है सेजों में। किसमें? हाँ हाँ, ज्वालामुखी से निकली हुई गैसें। हाँ, तो मैंने लिखा है प्रथम अवस्था वो गैसों में रही, मैंने इसीलिए लिखा है गैसें में रही। जो गैसों में रही तो उसमें वात गति थी। जब सूर्य की किरणें उसमें गिरी तो एक की पॉइंट है, याद रखना है कि सूर्य की किरणें जब जलवाष्प पे गिरती हैं तो जलवाष्प को विघटित कर देती हैं। इसीलिए जलवाष्प जो है क्षोभ मंडल से ऊपर जा ही नहीं सकता। और उस समय सूर्य की किरणें जो थी बिल्कुल पूरी चली आती थी, क्योंकि वायुमंडल भी व्यवस्थित नहीं था। तो जब गैस ज्वालामुखी गैसें निकली तो ये गैसों पे सूर्य की किरणें गिरी, तब व्यवस्थित होना स्टार्ट हुआ। तब वो गैसें व्यवस्थित हुई, और गैसें व्यवस्थित होकर के वायुमंडल भी असंव्यवस्थित, मतलब हमारा अशुद्धियां जो थी बहुत हद तक समुद्र में आ गई। ठीक है, तो कंपोजिशन में बात की जाए तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि समुद्र की जो ये अशुद्धियां हैं उनका एक निश्चित रेशियो है कि सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा पाई जाती है, उसके बाद कौन सी मात्रा पाई जाती है, इसका एक रेशियो है। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो जैसे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर आर्गन और नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। मैंने बताया था, रेशियो लिखाया होगा। इसी तरह वायुमंडल हमारे समुद्र में भी सैलिनिटी का रेशियो निश्चित है। ठीक है ना? तो अब ये प्योर फैक्ट हो गया, मैं आपको फैक्ट लिखे दे रहा हूं, तो आप लिख लीजिए, कंपोजिशन लिख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड का है। किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। ये 77.8% भारत पृथ्वी में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो है 10.9%। फिर है मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। फिर आता है कैल्शियम सल्फेट 3.6%। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये सब चार ऐसी मेजर गैस जो है वो हैं, सैलिनिटी हैं, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, हाँ 3.6। पर लगभग लगभग हमने आपको परसेंटेज बाय देखोगे तो लगभग लगभग हमने 96% आपको बता दिया। उसके बाद शेष पाई जाती है सबसे ज्यादा, इसीलिए सोडियम क्लोराइड इसलिए खारा रहता है वो। ठीक है ना? जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक समान नहीं पाया जाता है। हम इसका एक चार्ट बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। पृथ्वी का एक चार्ट बनाते हैं जिसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मैंने खुद बनाया है, तैयार किया है, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। मैं इसको साफ कर दूं। ये मेरे हाथ का बना हुआ है, तो आप लोग सब लोग अच्छे से इसको लिखेंगे। मान लीजिए ये 0 डिग्री मैंने लाइन खींच दी एक, 0 डिग्री मतलब ये क्योटा वाली लाइन खींच दी विषुवत रेखा के। इसके ऊपर हमने 20 डिग्री रेखा खींच दी, नॉर्थ चल रहे हैं, ऐसे चाहे साउथ आओगे नॉर्थ बात बराबर ही पड़ेगी। फिर एक खींच दी 40%।
फिर एक खींच दी मैंने 60। अब ये मान लीजिए 90 हो गई। तो सबसे लो पाई जाती है कहां पर, यहां पर। सबसे हाई कहां पाई जाती है, यहां पर। फिर लो, फिर वेरी लो पाई जाती है, लेस, लेस लो। ये है रेशियो। हाँ वह गुड। निम्न, उच्च, निम्न, वे, वे ले, लेस लो को क्या बोलेंगे हिंदी में? बहुत निम्न, बहुत निम्न, नगण्य भी लिखा जा सकता है। राइट। चर्चा की है? बहुत नम निम्न, बहुत निम्न लिख सकते। 90 के ऊपर कुछ है ही नहीं, 90 के ऊपर कुछ है ही नहीं। हो गया। देखिए जब हम कहते हैं कि कुछ विशेष से मिलकर के बना हुआ है, तो कुछ विशेष में देखा गया कहीं पर ये ज्यादा है, कहीं पर कम है। इसको दो तरह से देखा जाता है, क्षैतिज वितरण देखा जाता है और ऊर्ध्वाधर वितरण देखा जाता है। मतलब समुद्र के अंदर जाते जाओ तब सैलिनिटी बढ़ रही घट रही ये, या समुद्र के ऊपर से चलते जाओ, ध्रुव की ओर चलते जाओ इक्वेटर से, क्या सैलिनिटी बढ़ रही घट रही उसके आधार पर देखा जाता है। तो उसका वितरण दो तरह से होता है, क्षैतिज भी होता है और ऊर्ध्वाधर भी होता है। तो हम दोनों की तरफ में देखें, तो पहले क्षैतिज वितरण देखें। जीरो से, चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाएं, तो सैलिनिटी 0 से 20 के बीच में सबसे मतलब कम रहती है। फिर इसके बाद हाई हो जाती है, मतलब 20 से 40 के बीच में उच्च, सबसे प्रथम सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पाई जाती है, 20 से 40 के बीच में पाई जाती है। फिर इसके बाद लो हो जाती है, यहां यहां बराबर रहती है, फिर बहुत कम हो जाती है, ध्रुवों के पास बहुत कम रहती है। ठीक है। तो ये सैलिनिटी का क्षैतिज वितरण है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर उच्च क्यों पाई जाती है, यहाँ पे हाई क्यों पाई जाती है? तो सिंपल सा है, सैलिनिटी वहां पर कमजोर हो जाती है जहां पे मीठा जल ऐड हो जाता है। 0 से 20 डिग्री वो क्षेत्र है जहां पर रोज बारिश होती है, इक्वेटर वाला क्षेत्र आ जाता है ये। यहाँ पे रोज बारिश होती है, इसलिए मीठा जल रोज मिलता रहता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर बारिश बहुत कम होती है। सारे के सारे डेजर्ट भी इसी रीजन में है, पृथ्वी के सारे सारे डेजर्ट इस रीजन में, डेजर्ट वहीं होते हैं जहां बारिश कम होती है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में, अच्छा तापमान भी ठीक ठाक है यहाँ पर। ठीक है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सैलिनिटी पाई जाती है। क्लियर है ना? तो पहले लिख लीजिएगा, तो चित्र बनाना है ये वाला। तो इसी में लिख लीजिएगा, लवणता का वितरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के आधार पर, ऐसे ही डाल लीजिए। लवणता का वितरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के आधार पर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के आधार पर। क्षैतिज वितरण में, क्षैतिज वितरण में या ध्रुवों के पास सबसे कम होती है। जी, क्षैतिज वितरण में
क्षैतिज वितरण में या ध्रुवों के पास सबसे कम होती है, मतलब लवणता सबसे कम होती है, ध्रुवों के पास लवणता सबसे कम होती है, जबकि 20 से 40 उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में लवणता सबसे अधिक होती है। ठीक, सबसे कम होती है। इसी प्रकार से सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वितरण में इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वितरण में लवणता क्षैतिज की बिल्कुल विपरीत होती है। लवणता क्षैतिज के बिल्कुल विपरीत होती है। बस इसको यहां चार्ट में दे लीजिए, बाकी से समझ में आ जाएगी। 0 से 20 के जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा होगी लवणता। जैसे 20 से 40 के ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर लवणता ज्यादा, नीचे जाएंगे तो कम हो। यहाँ पे जाओगे तो नीचे कम है, ऊपर कम है तो नीचे जाओगे तो ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। अगर यहाँ पर हाई है तो नीचे जाओगे तो लो हो जाएगी, यहाँ पे लो है तो नीचे जाओगे तो हाई हो जाएगी, यहाँ पे सबसे कम है तो यहाँ सबसे ज्यादा नीचे हो जाएगी। इसी में सिर्फ इसमें लिखा दिया कि वे बिल्कुल बिल्कुल विपरीत होती है। याद रहेगा? कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। अब नोट डालो एक। परंतु पृथ्वी के कुछ विशेष स्थानों पर लवणता अधिक पाई जाती है और कहीं कम पाई जाती है। अब उनके हम ये प्रश्न पूछे गए। पृथ्वी में कुछ विशेष स्थानों में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, बस इतना लिख लीजिएगा। देखो आगे लिखो, समानता समानता पृथ्वी की लवणता, समुद्र की लवणता, समानता समुद्र की लवणता 35, ऐसे लिखेगा है? ये 35 है, परसेंटेज है, तो 100,000 ग्राम में 35 ग्राम रहती है। हाँ, ऐसी रहती है। समानता समुद्र की लवणता 1000 ग्राम में 35 ग्राम रहती है। इसे प्रतिशत में इस प्रकार से संकेतित करते हैं। समानता 1000 ग्राम में, समानता 1000 समुद्र की लवणता रहती है। बस इसी को शब्दों में लिख दो, वो समानता हटाओ यहां से, लिखो अर्थात 1000 ग्राम में 35 ग्राम। हम्म। आपका लिखा
उसको अच्छा एक ही 1000 लिखिएगा, 100 मत कर दीजिए, मुझे याद है बहुत से स्टूडेंट्स को 100 कर लेते हैं। हाँ, तो एक ही 1000 में होती है, ठीक है। तो अब एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो मोस्ट सैलाइन वाटर बॉडीज, अत्यधिक लवण वाले जल। ठीक है, अत्यधिक अत्यधिक लवण वाले जल क्षेत्र, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड बॉडी होता है, एक होता है ओपन बॉडी होती है, खुले सागर, और एक होते हैं बंद सागर। तो अभी लिखो बंद सागर वाले। दो तरह के सागर होते हैं, बंद सागर और खुले सागर। पहला बंद सागर मैंने बोला है, बस अभी इतना ही लिखो, बंद सागर, ठीक है। अब बंद सागर में हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते चले जाइए। आप नहीं लिख पा रहे हो तो मैं लिख दे रहा हूं। क्लोज्ड की मैं बात कर रहा हूं। कूल स्लाइड वाटर बॉडीज, सबसे पहले आता है लेक अशल, असल। लेक मतलब होता है झील, झील असल, असल झील भी हो सकते हो या लेक अशल है। क्या लिखते थे? हाँ, तो लेक झील लिख दो, हाँ लेक, असल लेक। हम्म, क्लोज बॉडी का उदाहरण है असल लेक। इसकी सैलिनिटी होती है 34.48%। मृत सागर, डेड सी बोलते हैं, 33.7। ये बताएंगी कल्पना, कल्पना बताओ डेड सी कहां पाया जाता है? हाँ, यूरोप में कहा? कोई और बता सकता है तो बताओ, आप बताओ, ये कहां, मृत सागर कहां पाया जाता है? वान झील। फिर आता है, हाँ? कहां पे हम मार्कर रखना है, बताओ। ये काला सागर, उसके सागर में तो कैस्पियन सागर है, यहाँ अजीब सागर है ही नहीं। डेड सी है यहाँ पर, तुर्की। डेड सी है वेस्ट एशिया में, लीबिया दिखा होगा, सीरिया लीबिया लिखा, हाँ सीरिया लिखा, हाँ ने लीबिया सीरिया यहीं पे है ना, तो ये यहाँ सीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो हो गया असेल झील, मृत सागर, वान झील, और एक बचा ग्रेट साल्ट लेक। इसका नाम ही ग्रेट साल्ट है, तो हिंदी इंग्लिश जैसा लिखना चाहो, ग्रेट साल्ट लेक, साल्ट लेक। ये यूएसए में पाई जाती है। वान झील तुर्की, टर्की में है, जैसे तुर्की बोलते हैं हिंदी में, तुर्की में पाई जाती है। और इसको बोल सकते हो आप वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, क्योंकि दो देशों से मिलकर जुड़ी होती है। प्रतिशत ना, 33, इसका 33% और इसका 32%। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि पृथ्वी में सबसे अधिक खारापन जल किसका है, तो क्या बताओगे आप? कौन सा? अक्षय झील। और झील में बात की जाए तो वान झील भी आती है उसके बाद।
ये है तुम्हारी तुर्की में भी, ये भी है। नहीं, असल झील तुम्हारी जिबूती में से, अफ्रीका के जिबूती में, जिबूती, अफ्रीका के जिबूती में। असल नहीं दिखाई देता है, ये लेसन अभी आया है जी। पहले वान झील बताया जाता था, झील में वान झील और सागर में मत्स्य सागर। अब जो हो गई लेक असल हो गई, करंट पे जुड़ा अपडेट है ये। और जब मत्स्य सागर ऑप्शन में ना हो तो असल झील ही मानी जाएगी आंसर, ध्यान रखना है। अगर झील पूछी जाए तो आंसर देना है वान झील। अगर असल नहीं है, अगर मत्स्य सागर दे, सागर की बात करेगा तो फिर सबसे पहले मत्स्य सागर को आंसर दोगे। झील सागर में अंतर है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, अब अगर झील पूछा जाएगा तो अगर वान और असल दोनों दे रखे तो असल में आंसर लगाइएगा। जब असल ना दे रखा हो, अगर वान दे रखा हो तो वान में लगाएंगे आप, ऐसा है। चलेगा, अब बात करते हैं, ये क्लोज था, ओपन सलाइन वाटर बॉडीज क्या है? खुले सागर, गल्फ ऑफ फरास, सबसे पहला आता है गल्फ ऑफ फरास, फरास की खाड़ी। गल्फ ऑफ फरास, गल्फ ऑफ फरास नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे मेडिटेरियन सी लिखो, मेडिटेरियन, भूमध्य सागर हिंदी में। मेडिटेरियन के बाद लिखिएगा रेड सी, लाल सागर। रेड सी, रेड सी कहां पर है? एशिया में। ये है रेड सी आपका, ये वाला। ठीक है, भूमध्य सागर पता है, फरास, फरास मतलब फारस सागर, सागर, फरास का मतलब है फारस, फारस, गल्फ ऑफ फारस नहीं, फारस की खाड़ी, झाड़ी, खाड़ी बोलते हैं, फारस की खाड़ी। हाँ, 3 सागर याद करें। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है, नंबर 1 पे लिखा हुआ मैंने फारस, फारस की साड़ी। फिर लिखा है मैंने भूमध्य सागर, तीसरे नंबर पे लिखा है मैंने लाल सागर। ये 3 क्रम है, बस इतना याद। ये ओपन बॉडी पे उदाहरण सारे। अब आगे लिखना है, जो लास्ट हेडिंग थी, फैक्टर, कंट्रोलिंग फैक्टर्स फॉर द सैलिनिटी, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। आपका एक चैप्टर कंप्लीट, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब याद क्या रखना है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हमें की पॉइंट क्या पहचानना है, याद करने का तरीका है।
सैलिनिटी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सैलिनिटी में जब भी फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होगा, जहां भी फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होगा, वहां पर सैलिनिटी कम होती है। क्या याद रखना है कि जहां भी फ्रेश वाटर ऐड हो रहा हो वहीं पे सैलिनिटी कम हो रही होती है। तो कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ द सैलिनिटी ऑफ लवणता प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जहां पर क्या होगा कि फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होगा वहां पे सैलिनिटी कम होगी, जहां पर नहीं ऐड हो रहा होगा तो वहां पर ज्यादा होगी। वो स्थान जहां से नदियां बह के आती हैं समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र का जल अरे नदी का जल कैसा रहता है? मीठा होता है, तो सैलिनिटी कैसी होगी? कम होगी। वो स्थान जहां पर रोज बारिश होती है, जहां मैंने बताया था 0 से 20 डिग्री वाली, वहां पे सैलिनिटी आपकी कम होगी। ठीक है। एक है बिल्कुल उल्टा। अब एक वो स्थान जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। क्यों? जल वाष्प मतलब मीठा जल ऊपर चला जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो बस इतने फैक्टर लिखने, बस कारण उसका क्या है कि फ्रेश वाटर ऐड होना चाहिए, या तो फ्रेश वाटर वहां से चला जा रहा हो या तो ऐड हो रहा हो। फ्रेश वाटर अगर जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, अगर ऐड होगा तो घट जाएगी। तो लिख लीजिएगा, सबसे पहले लीजिए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होगी? सैलिनिटी बढ़ जाएगी। ब्रैकेट में लिख सकते हो सैलिनिटी बढ़ना, बढ़ने का कारण, लवणता बढ़ने का कारण। कारण नेक्स्ट लिखो प्रिसिपिटेशन, वर्षण। दूसरा लिखो वर्षण। इसमें क्या होगा? घट जाएगी, घटने का कारण, लवणता घटने का कारण। इनफ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर। इनफ्लक्स का मतलब हो गया मीठे जल की नदियों का समुद्र में मिलना, ऐसे लिख लो। मीठे जल का, मीठे जल की नदी का समुद्र में मिलना। मिलना। एक और लिखो समुद्री समुद्री, हाँ समुद्री महासागर लिखिए, महासागरिक जल का परिसंचरण। महासागरी जल का परिसंचरण। इसका आंसर सिर्फ सिर्फ ये देंगे कल्पना। मान लीजिएगा कि एक स्थान है, नदी है, एक नदी कहीं से बह के चलती है और कहीं जाकर के लहर, एक नदी कहीं बनती है और कहीं दूर जाकर के किसी दीवार में जाकर टकरा जाती है। जिस जगह दीवार में जाकर टकराती है लहर, वहां पे सैलिनिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? आपको कि किसी भी तरह का जल हो, मान लीजिए एक तालाब है, तो तालाब में हमने क्या किया, एक कुछ हमने लहर उत्पन्न कर दी एक किनारे पर, और वहां से लहर उत्पन्न होकर चली और दूसरे कहीं तट में जाकर के टकराती जाकर लहर। राइट, गुड। तो क्या होगा कि जब एक स्थान से समुद्र की जल जहां से जा रहा होता है, तो जिस स्थान में जा रहा होता है ना, बह बह के आसपास की सारी अशुद्धियों को बहा के ले जाता है, और जिस स्थान में टकरा रहा होता है ना, वहां पे अशुद्धियां बढ़ा देगा। क्लियर? हाँ, अशुद्धि हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी अच्छी बात है। तो ये भी है, अच्छा उदाहरण दिया आपने याद रखने का। तो इस तरह से अशुद्धियां घटती बढ़ती रहती हैं। तो महासागरीय जल के परिसंचरण से भी अशुद्धियों में प्रभाव आता है। इन सब के प्रभाव से लिख लिया, यहीं से स्टार्ट होता है महासागर जल का परिसंचरण। अब जो हमारा हेडिंग बनेगा, लिख लीजिएगा महासागरीय परिसंचरण। यहीं से स्टार्ट होता है महासागरीय परिसंचरण। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेता हूं, बाकी बताऊंगा मैं, क्यों टाइम खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि परिसंचरण क्या होता है। जी, हाँ
हाँ, ये भी बात सही। अब अब परिसंचरण की बात करें तो परिसंचरण शब्द जो आया है ब्लड सर्कुलेशन से लिया गया है। सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक जगह से ब्लड पूरे बॉडी का, एक जगह से बॉडी अशुद्ध वाला ब्लड पहुंचता है, फिर प्योर होके बॉडी का ब्लड निकल कर फिर दूसरे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। बस एक बॉडी में यही सर्कुलेशन चल रहा है। सर्कुलेशन का मतलब है कि एक जगह से ओरिजिन होकर के फिर जहां पे ओरिजिन हुआ वहीं पे चला जाए, यही सर्कुलेशन है। पूरे समुद्र के अंदर, पूरे महासागरों के अंदर इसी तरह का समुद्र जल है। पर आपको जान के हैरानी होगी, जो समुद्र का जो जल है उसका जो चलन है, परिसंचरण है, वो हमको लगता है कि समुद्र का जल ऐसे चल रहा है। नहीं, गलत है। समुद्र जल कैसे चलता है? ऐसे डुबकी लगाएगा फिर ऐसे, मतलब रोलिंग करते करते चलता है। समुद्र का जल ऐसे चलता है, ऐसे, इस तरह से चलता है। हाँ, स्प्रिंग ऐसे करता है। तो हमको लगता जरूर है कि देखो ऐसे चल रहा है, क्योंकि हम ऊपर से हम ऐसे देख रहे होते हैं, कहीं लहर लहर ये देख रहे होते हैं। बट एग्जैक्टली समुद्र का जल कैसे चलता है? ऐसे पर संचरण करता है। हाँ, फिर ऊपर एग्जैक्टली समुद्र का जल ऐसे ही चलता है। उसकी सिर्फ सिर्फ वजह यह है, क्या हो गया? हाँ, पृथ्वी, बिल्कुल सही बात है। वो जल का सहारा ही लेती है लहर का, वो भी ऐसे ही चलते। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब ऐसा क्यों है पृथ्वी में कि पृथ्वी में समुद्र की जल ऐसे क्यों चलते हैं? क्योंकि पृथ्वी गोल है। जब पृथ्वी गोल है तो हर चीज गोल ही चलेगी, इसीलिए सर्किल बनाकर चलती है। वो हमें लगता है कि पृथ्वी मतलब एक, जैसे हम हाँ, कि वो बिल्कुल है, लेकिन वो उसका जल ऐसे ही अंदर से चल के बढ़ता, आगे बढ़ता चलता है। तो ये परिसंचरण है। तो परिसंचरण में दो चीजें याद रखनी है, कि हमें याद रखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा ठंडा जल पाया जाता है, कहाँ सबसे ज्यादा गर्म जल पाया जाता है। ये हमने बताया था, आप शायद नहीं आए थे उस क्लास। तो सबसे ठंडा कहाँ पाया जाता है? ध्रुव में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गर्म पाया जाता है? ये 30 से 20 के बीच में पाया जाता है, 20 से 30 के बीच में, क्योंकि 0 डिग्री में जब बारिश हो जाती है, 20 से 30 डिग्री सबसे ज्यादा। तो यहां पर सारा का सारा जल यहीं से उत्पन्न होता है। जहां गर्म होता है तो गर्म होने पर पानी जल ऊपर उबाल करता है, और जहां ठंडा होता है तो पानी बैठता है। तो जहां पर बैठता है, ध्रुवों पे समुद्र बैठता है, तो समुद्र के अंदर से पानी, जैसे बर्फ जमेगी, मान लीजिए मैंने एक बकेट है, उस बकेट में हमने मग लिया, आपने मग लिया और मग को ऐसे डुबाओ, तो क्या देखते हो आप? मग को जैसे जैसे डुबाता दबाव देते जाओगे तो आप देखोगे आसपास की बाल्टी का पानी ऊपर आता है कि नहीं आता है? जैसे जैसे धुओं में ठंड बढ़ती है, बर्फ जमना बढ़ना स्टार्ट करती है, मतलब ये कह सकते हो बर्फ का साइज बढ़ता है, तो वो डूबेगा। जब डूबेगा तो समुद्र के अंदर जाएगा। जब जाएगा तो जैसे जैसे जाएगा तो आसपास के चारों तरफ जल ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, ठंडा ठंडा। इसको बोलते हैं अपबिलिंग करना, उत्श्रवण करना। जल क्या करता है? अंदर से ऊपर आता है। जब समुद्र जल ऊपर आता है ध्रुवों की तरफ, जब समुद्र से जल ऊपर आता है, यहीं से ठंडी धाराओं का निर्माण होता है। आप समुद्र के चारों तरफ देखोगे, अरे ध्रुवों के चारों तरफ, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव तरफ देखोगे, ठंडी ठंडी धाराएं निकलती हैं। यहाँ पे फॉकलैंड है, लेब्राडोर की डोर है, सभी ठंडी ठंडी धाराएं। यहाँ क्यूरिल आपको मिलेगी, हर समुद्र की यहाँ क्यूरिल मिलेगी, वहां पे लेब्राडोर की मिलेगी, यहाँ पे आपको फॉकलैंड मिलेगी। तो इस तरह से सारे के सारे यहाँ पर फॉकलैंड, लेब्राडोर, क्यूराइल, दीज आर द कोल्ड करंट ऑफ द ओशियन। और ये कैसे जन्म ले रहे हैं? जब समुद्र में जल जन्म करके नीचे बैठता है, ठीक है ना? तो एक जगह समुद्र नीचे जा रहा है, तब जल धारा उत्पन्न हुई। और एक समय नहीं, भूमध्य सागरों की तरफ क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है भूमध्य सागर की तरफ, समुद्र जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो पानी गर्म होता है, और जल जब भी गर्म होगा
ऊपर बॉयल करेगा, ऊपर लेवल आएगा। देखा ही होगा, घर में चाय बनाओ, पानी गर्म करो, पानी ऊपर आता है, तो ये तब भी ऊपर आता है। जब ऊपर उभरा हुआ जो जल होता है, जब इसमें हवा चल जाती है तो उसी के बहाव में क्या करती हैं, लहरें चल जाती हैं। तो जो समुद्र की जो लहरें हैं, जो भूमध्य सागर की जो है, भूमध्य रेखा की जो लहरें हैं, ये ऊपर उठती हैं, और जो ध्रुवों की लहरें हैं, समझधाराएं हैं, वो नीचे बैठती हैं। और फिर ये दोनों, चूंकि दोनों क्या है, चूंकि समुद्र का जल ऊपर उठा है, समुद्र का जल ऊपर उठा गया है, तो समुद्र का जब जल ऊपर उठा है तो वो खाली, समुद्र के नीचे कहीं जगह खाली रही हो रही होगी, तो ठंडा जल उसको भरने आता है, भरने आता है। अब चूंकि ध्रुवों की तरफ, ध्रुव की तरफ बर्फ पिघल रही है, बर्फ जम रही है, आसपास के समुद्र के जल को पिघला जमा रही है, तो उसका जल कम होता है, तो विषुवत रेखा का, या कह सकते हैं विषुवत रेखा का जो गर्म जल था, जो चल रहा है, वो ध्रुव की ओर चलना स्टार्ट करता है। तो हाँ बिल्कुल, जल भी है, तो इसी तरह से इनका एक पर संचरण स्टार्ट हो जाता है। तो एक आज हमने सिर्फ आपके दिमाग में एक बीज रखा है, वो बीज ये है कि ठंडी और गर्म धाराएं कैसे चलती हैं। इसके बारे में बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, कल और पूरे पूरे विश्व के जितने भी ठंडी और गर्म धाराएं हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो बाकी इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं। और क्वेश्चन भी देखा करो। मैं शायद आप जी चलो आज लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। किस चैप्टर से दे दें आपको? चलेगा। जल की विशेषताओं पर चर्चा करो, जल की विशेषताओं पर चर्चा करें। जल की विशेषताओं पर चर्चा करें, डिस्कस ऑन द वाटर। ठीक है, इतना सिर्फ जल की विशेषताओं पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो तुषार नहीं, उत्कर्ष, हाँ ठीक है ना। अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो, तो फिर हम एक दिन बताएंगे कि विश्लेषण क्या होता है, समस्यात्मक विश्लेषण क्या होता है, समीक्षा क्या होती है, चर्चा, जैसे मैंने बोला चर्चा करो, ये क्या होता है, व्याख्या करो, है ना। इन शब्दों का अर्थ बताएंगे, फिर फिर थोड़ा वो तब बताता हूँ, थोड़ा लिखने का एडवांस आ जाता है इन शब्द, अभी थोड़े थोड़े शब्द ऐसे जानते रहिएगा। तो कल जब आओगे तो मैं बताऊंगा चर्चा क्या होगी। ठीक है।